है। स्वागत करते हैं कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, और इन्होंने बनाया है हिंदू इकोसिस्टम। कपिल जी, आपका स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आपको ये हिंदू इकोसिस्टम बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या होता है ये इकोसिस्टम, और हिंदुओं के लिए अलग से इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो खैर एक संगठन है, लेकिन जो इकोसिस्टम की आपने बात की, मैं बताता हूं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देकर। पिछले साल रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे जहांगीरपुरी में जुलूस निकलता है, उसके ऊपर पत्थर चलते हैं और दिल्ली पुलिस अंसार नाम के एक कबाड़ी को वहां से गिरफ्तार करती है। रात को 8 बजे जहांगीरपुरी का कबाड़ी अंसार दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है और सुबह 9 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े 5 वकील उस अंसार के लिए जाके खड़े हो जाते हैं। यह है इकोसिस्टम। जिन वकीलों का अपॉइंटमेंट भी लेने के लिए हमको और आपको, अगर हम अपना घर भी बेच दें तो भी हमें 24 घंटे में अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। एक एक बार कोर्ट में आने के 20-20 लाख रुपए जो वकील लेते हैं, वो जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं 12 घंटे के नोटिस पर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दिल्ली के दंगों में शाहरुख पठान के बारे में हम सब ने देखा है। शाहरुख पठान ने दिल्ली पुलिस के यूपर बंदूक तान दी। उसका वीडियो मीडिया के पास था, उसका नाम मीडिया के पास था, उसकी फोटो मीडिया के पास थी। तब भी इस देश का एक बहुत बड़ा उस जमाने का एंकर, अब तो यूट्यूबर बन के घूम रहा है, रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे आके बोलता है कि इसका नाम अनुराग मिश्रा है। पूरी दुनिया में किसी भी पत्रकार ने इतना बड़ा झूठ बोला होता, उसी दिन उसका करियर खत्म हो गया होता। ये होता है इकोसिस्टम। यानी कि अपराध करवाने वाले की जिम्मेदारी दे रखी थी, वकील की जिम्मेदारी दे रखी थी, मीडिया में जस्टिफाई करने वाले की जिम्मेदारी दे रखी थी, बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन आके किसके दरवाजे पे मदद पहुंचाएंगे इसकी जिम्मेदारी दे रखी थी। तब हमारे मन में ये विचार आया कि जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जाएगा, उसके दरवाजे पे जाने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे कौन जाएगा, उमेश कोले जी के दरवाजे पे कौन जाएगा, प्रवीण नेट्टारू जी के दरवाजे पे कौन जाएगा, अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, दिलबर नेगी, इनके दरवाजे पे कौन जाएगा। तो एक छोटा सा कोशिश किया कि क्या हम सब लोग मिलकर, क्योंकि अब तो ऑनलाइन इंटरनेट का जमाना है, दुनिया कनेक्टेड है, इन परिवारों की मदद कर सकते हैं। और उसका लोगों ने साथ भी दिया। अभी लगभग 20 लाख लोग पूरी दुनिया से हिंदू इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इस विचार के साथ इसकी शुरुआत की। आपने जो 2 उदाहरण दिए और उसके बाद आपने जो वजह बताई हिंदू इकोसिस्टम की, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों की मदद करने के लिए तो बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े मीडिया हाउस तैयार हैं, हिंदुओं की मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या ये कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो मानवाधिकार की बात करने वाले हों, जब आतंकवादियों का मामला आता है तो वो उनको मासूम स्कूल का हेडमास्टर का बेटा बताने से तो पीछे नहीं हटते। उनको सजा ना मिले इसके लिए रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाने के लिए वकीलों की एक पूरी फौज तैयार हो जाती है। इस देश में भी मीडिया में ऐसे बहुत सारे नाम हुआ करते थे जो कि ये जस्टिफाई करते थे कि किन परिस्थितियों में कोई आतंकवादी बन गया और कैसे उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। बुरहान वानी को लेकर अपना भाई बताने वाले नेता इस देश की राजनीति में थे और आज भी इसी नाम की राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ताहिर हुसैन को मासूम बताने वाले नेता आज भी इस देश की संसद के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तो आज की सच्चाई है, इसको मैं बोलूं या ना सच्चाई बोलूं? है, ये लोग ऐसे लोग हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। सवाल ये है, जब आप जो बातें करते हैं, जो आप जो पहल कर रहे हैं, उस पर जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये कि आप लोग देश के 80% को 15% से डराते हैं। देश का हिंदू, इस देश की 80% आबादी है, आप उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम 15% से डरा हम विक्टिम बना नहीं रहे, विक्टिम है। कैसे? क्या कन्हैया लाल का परिवार विक्टिम कन्हैया लाल विक्टिम है? क्या उमेश कोले का परिवार विक्टिम नहीं है? किन परिस्थितियों में विक्टिम बना? क्या कन्हैया लाल ने किसी के साथ लड़ाई की थी, किसी को मारा था, व्यक्तिगत दुश्मनी थी? व्यक्तिगत दुश्मन केवल हिंदू होने के कारण ही तो मारा गया। उमेश कोले हिंदू होने के कारण ही मारे गए, प्रवीण नेट्टारू हिंदू होने के कारण मारे गए, किशन जारवाड़ हिंदू ऐसे होने। बहुत सारे उदाहरण दूसरी तरफ से गिनाए जाते हैं, पहलू खान, अखलाक, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जाते हैं। जितने भी उदाहरणों की, और दोनों चीजें, एक तो उनके जितने मामलों की जांच हुई बाद में फेक साबित हुआ, चाहे वो कठुआ कांड की बात हो, चाहे वो दादरी कांड की बात हो। दूसरी चीज, उसके पीछे जो, जब उनके ऐसा कोई घटना होती है तो जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, जो नेताओं की गाड़ियां जाके खड़ी होती है, जो मीडिया के लोग जाके खड़े होते हैं, जो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम उनके लिए एक्टिवेट होता है, क्या वो इन परिवारों के लिए एक्टिवेट हुआ था? कौन गया था उनके दरवाजे पे जाकर? कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे कौन गया था? मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने सब कुछ। कौन गया उनके दरवाजे पर? कौन गया आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के दरवाजे पर? दिलबर नेगिर की माता और बहनों के साथ मैं राखी पे गया था उनके परिवार में मिलने के लिए। आज भी गाड़ी से उतर के 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है उनके दरवाजे पे जाने के लिए। कौन गया था उनके दरवाजे पे? किसने उनका चेहरा भी देखा जब उनका बेटा चला गया उसके बाद? तो ये एक गैप डेफिनेटली है, और हम उसे सेवा के माध्यम से फुलफिल कर रहे हैं। हम तो किसी और चीज के माध्यम से, केवल सेवा और सहारा। कोई भी पीड़ित हिंदू पीड़ित परिवार अकेले ना पड़े और कमजोर ना पड़े। सीधे पूछ रहा हूं, आप क्या मुस्लिम विरोधी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने ये बात कई बार बोली है
कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो छूट गया, जिसके दरवाजे पे कोई नहीं गया, उसके दरवाजे पे जाने की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली के दंगों में राहत का कार्य दे दिया गया। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? वक्फ बोर्ड का एक धर्म विशेष के लिए मैंडेट है। अगर वक्फ बोर्ड का टेंट लगेगा तो क्या दोनों समाज के लोग उसमें राहत लेने के लिए आ पाएंगे? वो भी तब जब उसी समय वहां पे दंगा हुआ है। इसका मतलब आप एक न्यूट्रल बॉडी को राहत के लिए भी नहीं बैठा सकते वहां पे लाकर। तब राहत का काम कौन करेगा उन परिवारों के लिए जो वहां जाने से भी डर रहे हैं? ये तो सरकार का काम है, सरकार नहीं बनाया ना, सरकार का काम है। दिल्ली की सरकार नहीं बनाया ना। वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया आपने दिल्ली दंगों में राहत का काम? वक्फ बोर्ड का मैंडेट तो कैसे दिल्ली आ दंगों गया? के लिए क्या दूसरे हिंदू परिवारों के लिए रिलीफ के लिए कोई कैंप नहीं लगा था? जो कैंप लगाए थे वो वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाए गए थे, कौन जा सकता था? और जो जा रहे थे दिल्ली दंगों के पीड़ितों से एक बार आप मिलिएगा सौरभ जी, मेरे बिना जाके मिलिएगा, अगर आपको लगे कि मेरे मुंह पर वो लोग बोलेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नाम और धर्म देख के इलाज दिया जा रहा था, राहत नाम और धर्म देख के दी जा रही थी। और जब उनके खुद के सांसद और विधायक ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे, तो आप कैसे निष्पक्ष राहत मिलेगी, इसके बारे में सोच भी कैसे सकते दिल्ली हैं? दंगों का तो आपके ऊपर आरोप लगा कपिल मिश्रा जी। ये कहा गया कि आपने दिल्ली दंगों को भड़काया। बिल्कुल, आपकी मेरे ऊपर आरोप लगा। आपकी स्पीच जो पुलिस एक आईपीएस अफसर को आपने चेतावनी दी या धमकी दी कि अगर आप नहीं उठाएंगे सड़कों से लोगों को तो मैं आकर के उठाऊंगा, वहां से चिंगारी भड़की और दंगा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में दंगा दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर बसों को जलाया गया। आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह बोला कि भाजपा वाले तुम्हारी टोपी और दाढ़ी पे बैन लगाने वाले हैं, तुम्हारी औरतों के बुर्के पे बैन लगाने वाले। ऑन रिकॉर्ड मीडिया में उसका वीडियो चला है। दिसंबर 2019 सीमापुरी आईबी ऑफिसर राजवीर के ऊपर पथराव बांग्लादेशी भीड़ ने किए कि नहीं किए? दिल्ली के दंगों में पत्थर और बम ताहिर हुसैन की छत से मिले कि कपिल मिश्रा की छत से चलिए, मिले? दिल्ली दंगे की बात चूंकि 3 साल पुरानी हो गई, मैं तो ये पूछना चाहता हूं आज आपसे कि आपकी फिर ये छवि कैसे बन गई कि जहां दंगा वहां कपिल मिश्रा, या जहां कपिल मिश्रा वहां दंगा? ये एसोसिएशन कैसे हो गया? मैं आपको यही तो उदाहरण इकोसिस्टम है, सौरभ जी। मैं उदाहरण देता हूं जी। आपको। दिल्ली दंगा एक उदाहरण जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश गए थे, खरगोन में, वहां भी ऐसी रामनवमी का जुलूस था, वहां पर भी दंगा हुआ था। वहां पर आप उस थोड़ी दूरी पर आपका भाषण हुआ था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कपिल मिश्रा आए थे, दंगा तो होना ही था। जहांगीरपुरी में अभी शोभा यात्रा निकली थी, वहां पर पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया, आपको नहीं जाने दिया। अब उनको डर था कि आप जाएंगे तो वहां कुछ ना हो मैं जाए। आपको कपिल मिश्रा से ऐसा क्या डर है कि आप जाएंगे तो भड़क जाएगा मामला? मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं, और यही इकोसिस्टम है। खरगोन में जो दंगा हुआ, खरगोन में दंगा हुआ शाम को 5 बजे। मेरा भाषण वहां से 50 किलोमीटर दूर रात को 10 बजे हुआ, जब तक वहां दंगा होकर रुक भी गया था। लेकिन दिग्विजय सिंह को पूरे दंगे में खाली कपिल मिश्रा का नाम लेना था, क्योंकि उनके पेट में यह डर था कि जब वो दिल्ली की सड़कें बंद कर रहे थे, जमुना पार के 35 लाख लोगों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए थे, और जब वो उनके कत्लेआम करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तब कपिल मिश्रा मौजपुर में जाके खड़ा कैसे हो गया? सौरभ जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आज ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं। अब तो चार्जशीट हो गई, अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन के घर में हुई है। लेकिन उस दिन पूरे दिन मीडिया पे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या बोल रहे थे कि मैं लगातार ताहिर हुसैन के संपर्क में था, ताहिर हुसैन मेरे से फोन पे बात कर रहा था, ताहिर हुसैन बेकसूर है। यानी कि संजय सिंह के अपने बयान के मुताबिक जिस वक्त आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन के घर में की जा रही थी, संजय सिंह और ताहिर हुसैन एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे। क्या इस बारे में आम आदमी पार्टी को सामने आके बताना नहीं चाहिए कि बाद में निकाल तो दिया ताहिर हुसैन को उन्होंने? संजय सिंह की भूमिका क्या थी? संजय सिंह ने जब ये बोला है कि वो ताहिर हुसैन के संपर्क में थे, तो और वो दिल्ली से ही राज्यसभा सांसद है, क्या दिल्ली की जनता को आकर बताएंगे नहीं? और उनके क्या आपने आज तक अरविंद केजरीवाल के मुंह से ताहिर हुसैन का नाम सुना है? ताहिर हुसैन के बारे में एक बयान भी सुना है? क्यों कन्नी काट गए? और जिस वक्त दिल्ली जल रही थी, जिस वक्त दंगे हो रहे थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कहां था? दिल्ली के विधायक कहां थे? कोई आपको सड़कों पे दिखा? क्या कोई आपको समाज के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश करते दिखा? अगर मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी लाकर वहां पर चौक पे खड़ी कर देते तो क्या दंगे होते रहते उसके बाद भी? कैसे 3 दिन के लिए दिल्ली सरकार गायब हो गई, पूरी तरह से अदृश्य हो गए दिल्ली के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, और दिल्ली के लोग मरते रहे, जलते रहे। और जब ये नरसंहार की कोशिश असफल हो गई, उसके बाद आप सामने आ रहे। और क्या करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को? पुलिस वहां पर दंगा रोकने का काम पुलिस कर रही थी। पहले अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह की और बाकी लोगों की ताहिर हुसैन के साथ क्या संवाद हुआ, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिल्ली की जनता को देना चाहिए। नहीं, चलिए ये ठीक है, दंगा रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री को स्वयं वहां पर पहुंचना चाहिए था। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है जनता के बीच में होना जब यह स्थिति हो। और उसके बाद जब राहत और बचाव कार्य चला, जब पीड़ितों को मदद देने की बात आई, तब दिल्ली वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी?
किसी निष्पक्ष संस्था को ये जिम्मेदारी, ये पाप है कि आप हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में दंगा हो और आप दिल्ली वक्फ बोर्ड को वहां पे बोलो कि रात के टेंट लगाओ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो दूसरा पक्ष भी यह आरोप लगाता है कि जब जामिया में लोग बैठे हुए थे, शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि मुझे पुलिस दे दो, मैं सड़क खाली करा दूंगा। मनीष सिसोदिया ने बोला ना, मनीष सिसोदिया ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना कि मैं सड़क खाली करा दूंगा। मनीष सिसोदिया ने बोला कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। मैं ये कहता हूं आज है मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के साथ। जिस जेल में उमर खालिद है, जिस जेल में ताहिर हुसैन है, उसी जेल में मनीष सिसोदिया है। ये है न्याय, ईश्वर का प्रकृति का किया हुआ न्याय। जब आप दिल्ली जल रही थी तब आप शाहीन बाग के साथ खड़े थे, आज उन्हीं शाहीन बाग के अपराधियों के साथ आप जेल में सड़ रहे हो। ये ईश्वर का न्याय है। अब तो दिल्ली में कोई ऐसा आंदोलन नहीं चल रहा है, अब किस बात के लिए आपको इस इकोसिस्टम की जरूरत है? मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इकोसिस्टम, कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, उनके परिवार को आज अगर ये सारी दुनिया के 16,000 लोगों ने मिलकर आर्थिक सहायता नहीं दी होती तो आज उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी की क्या स्थिति होती। मैं अभी पिछले हफ्ते उदयपुर में मिलकर आया हूं उनके परिवार से। जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम परिवार अपने सहारे पे खड़ा तो है, क्योंकि उमेश कोले जी का परिवार अपने सहारे पे खड़ा तो है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन परिवारों की कपिल मिश्रा मदद करने जाता है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? मैंने तो वहां जाके कोई राजनीति नहीं करी, मैंने कोई भाषण भी नहीं दिया। ये सवाल आपसे कई बार पहले भी पूछा गया होगा कि आप केवल हिंदुओं की मदद क्यों करते हैं? दिल्ली दंगे में आपने केवल हिंदुओं परिवारों की मदद क्यों की? पूछा गया ना आपसे? पूछा गया, और मैं कहता हूं कि मैं करूंगा केवल हिंदुओं की मदद, क्योंकि जिसके लिए कोई नहीं जा रहा। मैं फिर से सौरभ जी आपको कह रहा हूं, जिस एक पक्ष के लिए दुनिया भर के ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के संगठन खड़े हैं, पैसे की ताकत खड़ी है, मीडिया की ताकत खड़ी है, नेताओं की गाड़ियां खड़ी हैं, और दूसरे के पास अगर कोई नहीं जा रहा तो अगर मैं जा रहा हूं तो पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है? आज तो देश में यह माहौल बनाया जा रहा है कपिल जी कि पूरा तंत्र जो है हिंदुओं के लिए लगा हुआ है। हिंदुत्व पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तर्ज पर ये सरकार वही लोग बना रहे हैं। ये माहौल वही लोग बना रहे हैं जो 70 साल से किसी ना किसी तरह इस देश से धर्म का स्वाभिमान खत्म हो जाए, संस्कृति की पहचान खत्म हो जाए, त्योहारों के ऊपर आक्रमण हो जाए। इस देश को आज गैर मुस्लिम और मुस्लिम इलाकों में बांटने के बयान दिए जा रहे हैं। सौरभ जी, यही बयान 1920 में जिन्ना ने दिया था, कराची और लाहौर में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। ये जिन्ना का बयान था। कराची और लाहौर में मुस्लिम इलाके में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। जिन्ना का अक्षरशः शब्द, एक एक शब्द यही थे 1920 में। और जहां पर रामनवमी की यात्रा रोकी गई वहीं 1947 में पाकिस्तान बना दिया गया। आज यही भाषा ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं। ये भाषा इस देश में चलनी चाहिए क्या? उन्होंने तो सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि मुसलमान जो हैं वो रमजान के महीने में कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर यात्रा निकाली गई, रूट बदल करके वीएचपी बीजेपी ने दंगा कराया। मैं ये पूछता हूं सौरभ जी कि जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, कलकत्ता की सड़कों में कत्लेआम हुआ, क्या तब रमजान नहीं चल रहा था? रमजान के 17वें दिन कलकत्ता और बंगाल की सड़कों में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कत्लेआम किया गया था। ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री अगर जांच होने से पहले एक पक्ष को क्लीन चिट दे दे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? उन्होंने तो तस्वीर जारी की थी, हथियार लेकर के लोग जा रहे थे, पिस्तौल लेकर के। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री बायस नहीं दिख रही जांच होने से पहले? मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर निर्णय दे रही है कि एक पक्ष दोषी है, दूसरा पक्ष निर्दोष है। उनके बयान को मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात यह पहले भी देखा गया है कि तलवारें लेकर के, पिस्तौल तमंचे लेकर के जुलूस में लड़के निकल रहे हैं। ये भी तो उचित नहीं है। जो निकलते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन जहां जहां रामनवमी पे पत्थर चला, कहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से वापस पत्थर या तलवार चली थी? क्या जहांगीरपुरी में पिछली बार तो गोली लगी ना हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी मेढ़ा लाल जी को? गोली तो अंसार की तरफ से चलाई गई ना। इधर से किसी के पास कोई पत्थर था क्या? किसी ने चलाया क्या? खरगोन में चलाया क्या? दिल्ली में चलाया क्या? बंगाल में चलाया क्या? ये आरोप लगता है कि पत्थर तो बाद में चलता है, उससे पहले जो होता है उस पर कोई बात नहीं करता। उससे पहले मस्जिद के सामने जाकर के हुल्लड़बाजी जो होती है उसके बारे में कोई क्यों नहीं? झंडे लहराना, डीजे जोर जोर से बजाना, झंडे मस्जिद के अंदर फेंकना। मैं किसी ने झंडे नहीं फेंके, मैं ये जहांगीरपुरी में आरोप लगा था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि साल में एक दिन किसी एक बस्ती में माइक में भजन नहीं चलना चाहिए। तो फिर तो हमें जो पूरे दिन हर रोज 5 बार माइक की आवाज सुनाई देती है, फिर उसके ऊपर कोई प्रतिकार करेगा क्या? ऐसे तो नहीं चल सकता ना ये देश। इस देश को मुस्लिम इलाके गैर मुस्लिम इलाकों में बांट दिया जाएगा क्या? कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक किसी का कोई इलाका नहीं है, पूरा इलाका भारत माता का है। और यहां पर दोबारा वो तो नहीं होने देंगे जो 1920 में कराची और लाहौर में किया गया था। नहीं तो आपको तो प्रॉब्लम इस बात से भी है कि जो घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, चाहे वो बाल काटने वाले हों, चाहे कोई और सर्विसेज देने वाले हों, उनमें केवल मुसलमान क्यों हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है।
कहीं पर भी इस बात की प्रॉब्लम नहीं है। आपने बात कही है कि ये इकोनॉमी केवल उन्हीं के हाथ में क्यों? मैंने ये बात बोली, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। गुजरात में आतंकवादी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुए, 36 लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए और 36 आतंकवादी पकड़े गए, जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। यानी कि हमारा आरोप नहीं है कि वो आतंकवादी हैं, सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। उनका केस लड़ने के लिए एक संस्था सामने आती है, जमीयत उलेमा हिंद, और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम इन सारे कन्विक्टेड आतंकवादियों का केस लड़ेंगे। इसके बाद वही संस्था जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ने के लिए सामने आती है। और जब आप जरा सा बैकग्राउंड चेक करते हो कि इस संस्था पे पैसा कहां से आ रहा है, तो हलाल के सर्टिफिकेशन का पैसा उस संस्था के पास जा रहा है। तो हलाल के पैसे से क्या आतंकवादियों का केस लड़ा जाएगा क्या? और क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? मैं तो खाली एक संवाद शुरू करने की पैसा जा रहा है, मतलब जरा समझाइए। हलाल का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके सर्टिफिकेशन का पैसा जमीयत उलेमा हिंद के पास जाता है, और जमीयत उलेमा हिंद उस पैसे से ऑन रिकॉर्ड आतंकवादियों का केस लड़ रही है। क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और हम तो यही कह रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं हलाल सर्टिफाइड। आज की तारीख में सौरभ जी ये जानना बहुत जरूरी है कि हलाल सर्टिफाइड केवल वेज और नॉन वेज नहीं होता। हलाल सर्टिफाइड आपके फोन भी आ रहे हैं, टेबल भी आ रही है, कुर्सी भी आ रही है, रियल एस्टेट भी आ रहा है, यहां तक कि हल्दी, गरम मसाला, चावल, गेहूं, इन तक के ऊपर हलाल के सर्टिफिकेट ठप्पे लगाए जा रहे हैं। आप ठप्पे लगाओ अगर आपको किसी एक खास देश से व्यापार करना है, लेकिन भारत के अंदर, और उसके बाद उस पैसे का उपयोग सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट हो जाए, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करे, माइनॉरिटी के लिए ही करे चाहे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद एक प्राइवेट एजेंसी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद वो आतंकवादियों का केस लड़ेगी। क्या इसके ऊपर संवाद नहीं होना चाहिए देश में? क्या चर्चा नहीं होना चाहिए? मैं इसको थोड़ा गंभीरता से समझना चाहता हूं। ठीक है, कोई धार्मिक मुसलमान व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मुझे हलाल सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट यूज करना है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता है, उसको 100% उसको वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पूरी तरह मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कर लगेगा, टैक्स लगेगा, वो पैसा जो है सरकार को नहीं मिलता, जमीयत उलेमा हिंद के पास जाता है, वो उसकी सर्टिफाइड बॉडी है, और फिर वही संगठन उस पैसे से आतंकवादी का केस भी लड़ता है, ऑन रिकॉर्ड लड़ता है, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लड़ता है कि ये गुजरात में 36 आतंकवादी सजा याफ्ता हुए हैं, हम इसका केस लड़ेंगे। और आपको इस इकोनॉमी से प्रॉब्लम है? मेरे को इसके ऊपर चर्चा की आवश्यकता समाज में नजर आती है, और मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर एक खुला संवाद होना चाहिए कि हलाल कौन से प्रोडक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे, उसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा, और उसका पैसा किसके पास जाएगा, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा। इसके बारे में देश में एक चर्चा होने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। चर्चा होनी चाहिए। बॉयकॉट, आपने तो बॉयकॉट की कॉल दी है। बॉयकॉट की कॉल तो कई कर ही नहीं सकते हम लोग, बॉयकॉट तो उल्टा हो रहा है। जब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए हलाल नाम की, तो बॉयकॉट किसका हो रहा है? जो ये कह रहा है कि मैं हलाल के अलावा कुछ भी नहीं खरीदूंगा, वो बॉयकॉट कर रहा है, या जो ये कह रहा है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, वो बॉयकॉट कर रहा है? बॉयकॉट कौन कर रहा है? बॉयकॉट किसका हो रहा है? पीड़ित कौन है? ये उल्टा सवाल पूछा जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी ना, कि ये ठप्पा लगा होगा तो हम सामान लेंगे वरना नहीं लेंगे। इसका मतलब ये एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है। आपको चाहिए, आपके धर्म में इसकी जरूरत है, आप जरूर कीजिए, लेकिन इसके बाद आप ये बॉयकॉट तो उनका हो गया ना जो हलाल नहीं बनाते, जो हलाल का इस्तेमाल, उनका बॉयकॉट। इस देश के सिखों को, अगर एक सिख है और उसको मैकडी में बर्गर खाने के लिए जाना है, और मैकडी ये सर्टिफाइड बोल रही है कि मैं हलाल ही इस्तेमाल करता हूं, तो उस सिख के धर्म में ये कहा गया है कि उसे हलाल खाना ही नहीं है, तो उसके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या उनको चॉइस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध हों, यह आवश्यक है कि नहीं है? केवल एक ही धर्म के अधिकारों की चर्चा होगी या सिख धर्म के अधिकारों की भी चर्चा होगी? ये एक डिस्कशन, एक संवाद देश में होना आवश्यक है। नहीं, आपने लेकिन ये बात भी उठाया ना कि कई ऐसी स्किल्स हैं, कई ऐसे काम हैं जिनसे हिंदू कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटीज बिल्कुल बाहर हो गई हैं। वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी के का एक अधिकार हो गया है उसके ऊपर। आप चाहते हैं कि उसमें दोबारा से हम वो स्किल्स जो हैं हिंदू लोगों को दें। ये आपको इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे कामों में युवाओं को, बेटों को और बेटियों को ट्रेनिंग देकर, काम का प्रशिक्षण देकर, उसमें स्कोप है, आने की जरूरत भी है। तो क्या समस्या है अगर हेयर कटिंग की ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण ले और काम में आ जाएं, या कार रिपेयर की, मैकेनिक की, पंचर ठीक करने की ट्रेनिंग दे, एसी रिपेयर की ट्रेनिंग दे, कारपेंटर का काम सीखे, प्लम्बिंग का काम सीखे, और ये सारे काम सीख के वर्कफोर्स, एक यूनिवर्सल वर्कफोर्स हो, उसमें से जिसको जिससे काम कराना हो करा ले। वो ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का काम, और उनका काम समाज में और भी ज्यादा स्किल्ड लोग, स्किल्ड वर्कफोर्स आए। इसमें अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात लग रही है आपकी, लेकिन यही सब कह करके, तोहमतें लगा करके, तो खासकर ये पंचर वाला कह करके तो लोग उपहास उड़ाया करते हैं। जो उड़ाते होंगे, आपने मेरी तरफ से ऐसा बयान नहीं सुना होगा कभी भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन स्किल से, जिन सेक्टर में
आज और ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत है। वहां पर अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है और ला रहा है लड़कों को काम कराने के लिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, नहीं ये है गलत और नहीं ये है, बढ़ना लेकिन चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगा, मैंने आपके कुछ वीडियो सुने कि जैसे इसे डेलिबरेटली बाहर कर दिया गया है बाकी लोगों को। नहीं, देखिए ये आंकड़ा किसी दिन आप ध्यान से देखिएगा, किसी दिन लोग इस आंकड़े के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं इन आंकड़ों के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं तो खाली पॉजिटिव काम कर रहा हूं कि आप ट्रेनिंग लो और इन कामों में आओ, हेयर ड्रेसिंग के काम में आओ, मैकेनिक के काम में आओ, प्लम्बिंग के काम में आओ, कारपेंटर के काम में आओ, पेंटिंग के काम में आओ, एसी रिपेयर के काम में आओ, इसकी ट्रेनिंग लो और इन कामों में आओ। ये तो एक पॉजिटिव काम है। इसके कारण अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत कुछ और खराब थी, इसका मतलब वो चाह रहा था कहीं मोनोपोली हो। हम तो नहीं बोल रहे इस बारे में, हम तो ये कह रहे हैं कि इन कामों में और लोगों को भी आना चाहिए। आपने ये कहा कि भारत में हिंदू त्योहारों परंपराओं का मजाक और अपमान उड़ाया जाता है और इसके खिलाफ भी हमें लामबंद होना पड़ेगा। उदाहरण दीजिए कैसे? देखिए, दिवाली आए तो पटाखे से पॉल्यूशन है, होली आए तो पानी का गुब्बारा मत चलाओ, करवा चौथ आए तो उसको महिला विरोधी बता दिया जाए, राखी का त्यौहार आए तो उसमें बहनों को कमजोर बताया जा रहा है, ऐसा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाए, मकर संक्रांति आए तो पतंग उड़ाने से चिड़िया मरती है। लेकिन यही सवाल और धर्मों के त्यौहार के ऊपर गायब हो जाते हैं। जो बेटा मकर संक्रांति पे मांझे से कटती हुई चिड़िया देख लेता है, वो ईद पे कटते हुए बकरे और जानवर नहीं देखता, वो बेटा वो गायब हो जाता है उस वक्त। तो क्या एक खास धर्म के त्योहारों के ऊपर निशाना नहीं लगाया जा रहा? दिल्ली की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि सितंबर की इस पर्टिकुलर डेट से लेकर और 30 दिसंबर तक पटाखों के ऊपर बैन लगेगा। तो उस सितंबर की डेट से लेकर 30 दिसंबर तक पटाखे चलने कब थे? दिवाली के दिन ही तो चलने थे। और 31 दिसंबर की रात को जो पटाखे चलने थे उनके ऊपर कहीं कोई बैन की बात नहीं हुई, कोई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा रहा था। तो क्या पटाखा दिवाली पे पॉल्यूट करता है और बाकी पूरे साल उसमें से ऑक्सीजन निकलती है क्या उस पटाखे से? और बाकी पूरी दुनिया के देशों में जो पटाखे चलाए जा रहे हैं उनमें से ऑक्सीजन निकल रही है क्या? आपने भारत के सेवा काशी के पूरा का पूरा इंडस्ट्री खत्म कर दी क्या खाली इस बात को उठा के कि ये बैन लगना चाहिए, लेकिन परिणाम तो उल्टा हुआ। जो लोग पटाखे नहीं भी चलाते थे वो कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, लेकिन आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, आप हमारे त्योहार का मजाक नहीं उड़ा कपिल, ये सकते। सवाल ये है, देखिए, ये अगर केवल ये प्रश्न उठाया जाता कि हाँ भाई दिवाली के दिन ये आंकड़ों से साबित नहीं होता कि पटाखे चलाने से प्रदूषण में कोई बहुत बड़ा इजाफा होता है, इसलिए तर्क गलत है, इसलिए पटाखे चलाने के पर पाबंदी मत लगाइए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये प्रतिक्रिया है, आपका इकोसिस्टम भी एक प्रतिक्रिया स्वरूप बनाया गया है। तो आवश्यकता, प्रतिक्रिया नहीं आवश्यकता। नहीं, तो अगर ये केवल इसका जवाब है कि आप ईद पर तो कुछ नहीं कहते, बकरीद पर तो कुछ नहीं कहते, इसलिए हम तो पटाखे चलाएंगे, तो फिर ये तर्क गलत है। नहीं, मेरा तो अगर ये ये केवल है ये कि जिद है, अगर ये जिद है कि ईद पर बकरे कटेंगे तो पटाखे भी जिद चलेंगे। नहीं है, स्वाभिमान है। मेरे त्योहारों पर, मेरी तो हर परंपराओं व्यक्ति का पर सांस लेना भी अधिकार है ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप साइंटिफिक रिपोर्ट निकाल दीजिए ना। मैं तो खाली दिल्ली की बात करता हूं सौरभ जी। दिल्ली की आईआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि पटाखों का पॉल्यूशन 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। मैं इस तर्क पर बात करने के लिए तैयार हूं। हम इसी तर्क पे बात करते हैं। तो फिर ईद क्यों आ जाती है बीच में? तो क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि मकर संक्रांति में मांझे से चिड़िया कटती है तो पतंग मत उड़ाओ, वहां तो पॉल्यूशन का नैरेटिव भी नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने के खिलाफ कितना बड़ा नैरेटिव चलाया जाता है, लेकिन वो ही लोग जो मकर संक्रांति पे कटती हुई चिड़िया देख लेते हैं मांझे से, वो कटता हुआ बकरा क्यों नहीं देखते? और मैं तो कह रहा हूं आप उस पे भी सवाल मत उठाओ, उस पे भी सवाल मत उठाओ, आप बाहर दोनों पे उठना चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूं, बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक का जवाब दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन खाली एक ही धर्म के समाज के त्योहारों पे, परंपराओं पे, मान्यताओं पे, बिंदी पे, सिंदूर पे, राखी पे, करवा चौथ पे, पटाखे पे, पानी के गुब्बारे पे, पतंग पे सवाल उठाए जाएंगे तो समाज उसका प्रतिकार करेगा, और समाज वो प्रतिकार कर रहा है। और आपको लग रहा है कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है? डेफिनेटली जानबूझ के किया जाता है, साजिश के तहत किया जाता है। साजिश क्यों करेगा? वामपंथी और जिहादी मानसिकता के लोगों ने हिंदुओं के त्योहारों पे, परंपराओं पे कमियां निकालकर कुंठा की भावना बढ़ने का सुनियोजित प्रयास किया है। अच्छा, पिछले 70 सालों में कौन ऑर्डर निकालता है? ये पटाखों के ऑर्डर किसने निकाले हैं? पानी पर कौन जाता है कोर्ट में? कौन? आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अदालतें निकालती है ना। किसके वकील जाकर खड़े होते हैं? कौन? और अदालतें भी निकालती हैं। तो क्या हम जुडिशरी को इस बायस से बाहर कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं मानता। आप जुडिशरी को भी शामिल कर रहे हैं? जुडिशरी के भी कुछ लोग, एकेडमिक्स के भी कुछ लोग, राजनीति के भी कुछ लोग, मीडिया के भी कुछ लोग, ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट और ये सब मिला के इकोसिस्टम है। डेफिनेटली है, और ये हमारी आंखों से दिख रहा है। जो चीज सामने से दिख रही है, हम रेत में गर्दन घुसा लेंगे और वो हमारे ऊपर उसका असर होना बंद हो जाएगा, ये शुतुरमुर्ग की सोच से तो नहीं जी सकते ना। ये तो सामने से दिखाई दे रहा है। कौन पहुंच जाता है आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट में, और कौन से कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं? ये हमने और आपने सबने देखा है सौरभ जी। और इसके बारे में क्या हम ये मान ले कि इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं कर सकते? ये संवाद से बाहर हो गई ये बात।
और इसमें आपने कहा कि इसमें बॉलीवुड भी शामिल है, इसमें वेब सीरीज बनाने वाले लोग भी शामिल हैं, और उनको भी आप जवाब देंगे? जो लोग किसी भी तरह से हिंदू रीति रिवाज परंपराओं का अपमान करके पैसा कमाना चाहते हैं, हम क्या जवाब देंगे? समाज जवाब दे रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमको ही गाली देके आप हमसे ही पैसा कमाओगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर आपको पैसा कमाना है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप हमारे बारे में बड़ाई करो, आप टच ही मत करो ना। आप मनोरंजन कीजिए और सारा देश उसका आनंद भी लेगा, आपको इज्जत भी दी है। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप ऐसा? बहुत सारे उदाहरण सौरभ जी, अगर जाएंगे तो अंतहीन हो जाएगा। लेकिन खलनायकों के चेहरे पे लगा हुआ चंदन और टीका लगातार दशकों तक, और जो पुजारी है वही विलेन होगा, और किस प्रकार का 786 का बिल्ला आपके प्राण बचा लेगा, और किस प्रकार से मंदिर के भगवान के आगे आप घंटे भी बजाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और किस प्रकार से मंदिर की थाली उठा के फेंक देने से अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा, किस प्रकार से किसी एक खास धर्म का अगर कोई धर्मावलंबी आएगा तो अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा। ये सब हमने देखा है। मैं इसकी गहरी चिंता में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज अब इसको पहचान चुका है और इसीलिए बदलाव भी हो रहा है, और बदलाव इंडस्ट्री को भी समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को समझ में नहीं आया। आप लोगों को जो नहीं भी हैं जानबूझकर उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे कट्टर बना रहे हैं, कट्टरता के खिलाफ खड़े हैं। कट्टरता वो थी जो एक खास धर्म के खिलाफ अभियान चलाया। अगर वो कट्टर है तो आप उसके जवाब में कट्टर लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कट्टर लोग तैयार कर रहे हैं। हम खाली ये सवाल उठा रहे हैं कि कट्टरता को समाप्त करो, बराबरी से रहो, किसी एक धर्म के ऊपर हमला मत करो, किसी एक धर्म की परंपराओं का मजाक मत उड़ाओ, उसका अपमान मत करो, किसी और के खिलाफ कुछ करो। ये कट्टर तो हम तब होते जब हम कहते किसी के खिलाफ करो। ये तो हमने आज तक नहीं बोला आपको, मेरे किसी भी बयान में, किसी भी वीडियो में, हिंदू को सिर्फ किसी कार्रवाई में किसी के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहें कि हमारा मत करो भैया, हमारा अपमान मत करो, इससे किसी को उसको उसी को आपत्ति होगी जिसकी नीयत होगी, जिसने 70 साल में ये पूरा मिशन तैयार किया होगा कि अपमान भी करना है, कुंठा भी भरनी है और समाप्त भी करना है, उसको आपत्ति होगी। और ऐसे लोगों का पेट का दर्द हमारी छाती का मेडल है। अब आपने बीड़ा उठाया है कि भाई हमें तो इतिहास भी गलत पढ़ाया गया, हम तो इतिहास भी ठीक करेंगे। वो इतिहास भी ठीक किया जा रहा है वैसे आजकल, मुगलों को इतिहास की बच्चों की किताबों से हटाया भी जा रहा है। आपने भी इतिहासकार तैयार किए हैं शायद कुछ। देखिए, इतिहास गलत पढ़ाया गया ये सबको मालूम है, और ये एक समाज को मालूम है। कम्युनिस्ट इतिहासकार इस बात को मानने से मना करते रहे। जिन लोगों को महान बताया गया, उनकी दुकान मेहरौली से आगरा तक 200 किलोमीटर में चलती थी, उनको पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बता दिया गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले हफ्ते जामा मस्जिद के शाही इमाम का एक वीडियो आया, आपके चैनल पर भी चला है शायद। उसमें उनके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो चिल्ला रहा था, हिंदुस्तान के बादशाह शाही इमाम जिंदाबाद। वो जो चमचा पिछले हफ्ते शाही इमाम के पीछे खड़े होकर हिंदुस्तान का बादशाह शाही इमाम जिंदाबाद चिल्ला रहा था, वैसे चमचों ने भारत के इतिहास की किताबों को लिखा है, और उन्होंने पूरे भारत को मुगल सल्तनत बता दिया, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य बता दिया, पूरी भारत के सारे इतिहास कला। कुछ तो लोग ये कहने लगे कि भारत में चावल बन रहा है, रोटी बन रही है, ये भी मुगलों के द्वारा ही लाया गया। इस प्रकार के नैरेटिव को अगर आज का समाज काउंटर कर रहा है, अब इंटरनेट की दुनिया है, अब अगर 4 लिखा है तो आप 40 बता रहे हैं। कोई नहीं बता रहा 40, कोई नहीं बता रहा 40। लेकिन क्या इसके बारे में संवाद अगर समाज में शुरू हो गया और यह कहा जा रहा है कि सच इतिहास बताओ, किस युद्ध में कौन जीता, कौन लोग लड़े, किसकी सल्तनत कहां तक थी, किसने कला संस्कृति में क्या योगदान दिया, इसमें क्या गलत है? जी, आज इंटरनेट एज है, आज तो सब कुछ आज हर कोई डिपेंडेंट नहीं है कि केवल अब किताब में जो छपा है उसी से पता चलेगा। इसीलिए तो इनका झूठ टूट रहा है सौरभ जी। अगर इंटरनेट एज नहीं होती और धर्म के प्रति स्वाभिमान पुनः जागृत नहीं होता तो झूठ की दुकान चली रही थी, किताबों में झूठ पढ़ाया जा रहा था। अब हटाया जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा राजनीति की बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी आजकल बहुत मुखर हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधे, अब तो वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा है प्रधानमंत्री के लिए, और उनका कहना ये है, उनके दो साथी जो हैं और सबसे सीनियर साथी वो जेल के अंदर हैं। और मुझे याद आ रहा है कि आपने पार्टी छोड़ते वक्त 2 नाम लिए थे, अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर आपने कहा था कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, आपने वो अब तक साबित नहीं हो पाया, और दूसरा आपने सत्येंद्र जैन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनमें से एक आदमी तो जेल में चला गया। आपने तब मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया था। मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उनका नाम तब जानबूझकर नहीं लिया, आप उनको बचाना चाहते थे, या तो आपको उनके बारे में पता नहीं था कुछ? देखिए, एक तो वो दिन है जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और मीडिया में आके भ्रष्टाचार की बात की, सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार की बात की, और उसके बाद वो पूरा अभियान है जिसमें मैंने चंदे की गड़बड़ी की बात की, सरकार के फंड का कितना लैप्स हो रहा है उसके बारे में बात की, विदेश यात्राओं की बात की, खालिस्तानी संबंध की बात की, जो कि अब सब कुछ सामने आ रहा है। और ये 6 साल का संघर्ष है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 साल पहले मैंने एक बात जरूर बोली थी कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का भी उस वक्त मैंने नाम लिया था, क्योंकि ये कोटरी है, जो कोटरी दिल्ली को लूटने का काम कर रही थी, ये जेल में जाएंगे। और आज उनमें से 2 लोग जेल के अंदर हैं।
और ये खाली जेल के अंदर ऐसे नहीं है कि इनको किसी ने जेल में उठा के डाल दिया। कल दिल्ली के हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में क्या बोला कि ये ब्लैक मनी और हवाला के काम का प्लानर भी है और एग्जीक्यूटर भी है। यानी कि एक हवाला के माफिया के तौर पे हाई कोर्ट की टिप्पणी है, किसी राजनीतिक दल की टिप्पणी नहीं है। और 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बारे में कोर्ट ने क्या बोला कि 100 करोड़ की रिश्वत लेने के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। ये कोर्ट की टिप्पणी है, ये किसी राजनेता की टिप्पणी नहीं है। अब जिसको कोर्ट बोल रहा है कि हवाला माफिया है और 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले के साक्ष्य दिख रहे हैं, उसको अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बता रहे हैं। ये भगत सिंह का अपमान नहीं है क्या? ये स्वाधीनता सेनानियों का अपमान नहीं है क्या? इससे ज्यादा भद्दी और अशिष्ट सोच क्या हो सकती है? आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप एक शराब के दलाल को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह ने जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया। आप शराब का दलाल कह रहे हैं ना, वो तो उनको दुनिया का सबसे मैं नहीं कह रहा, अच्छा कोर्ट शिक्षा कह रहा है। मंत्री कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है। मैं कहता तो आप कहते राजनीतिक आरोप है। कोर्ट ने बोला है कि 100 करोड़ की रिश्वत लेने के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मेरे टिप्पणी पे केजरीवाल नहीं बोलते, कोर्ट की टिप्पणी के बाद आके जनता से बोलते ना मैंने माफी मांगी, माफी मांगते आकर बोलते कि ये गलती हुई है, भगत सिंह से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। आप उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की डिग्री मैं आपको बताऊं, वो प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मैं उनकी डिग्री बता देता हूं आपको जो पूरे देश को पता है। आईआईटी से पढ़े हैं, चोरी में बैचलर किया है और रिश्वतखोरी में मास्टर की डिग्री ली है और झूठ बोलने में पीएचडी की है। और ये सारा देश देख रहा है। इससे ज्यादा अशिष्ट, असभ्य भाषा बोलने वाला कोई राजनेता भारत में नहीं आया। और आज जो भाषा आप उनकी देख रहे हैं ये उनकी फड़फड़ाहट है, क्योंकि उनकी ये चोरी और ब्लैक मनी का जो पूरा नेटवर्क था, चाहे वो विजय नायर हो जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उनके बाकी साथियों के ऊपर एफआईआर है, फंदा कसता जा रहा है। और जैसे जैसे उनके भ्रष्टाचार और चोरी पे फंदा कसता जाएगा, उनकी बदतमीजी और ये फड़फड़ाहट बढ़ती जाएगी। पूरा देश इस चीज को देख रहा है। बोल रहे हैं आज चल रही है मोदी जी की अति, चल रही है, एक दिन अंत होगी। नहीं, मैं तो फिर से मुद्दे पे आता हूं। आप ये बोल दो कि मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया, तो कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हो ना सत्येंद्र जैन के लिए, और मनीष सिसोदिया के लिए हाई कोर्ट तक गए हो। कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, कोर्ट में रखे गए साक्ष्यों के ऊपर के अरविंद केजरीवाल बात कर सकते हैं। और उसके बाद सरकार के ही सारे घोटाले और सरकार के किए हुए घोटाले को हवाला के माध्यम से पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के आरोप है। इनके बारे में कभी उन्होंने मीडिया में किसी भी सवाल का जवाब दिया है? हर सवाल को, ये तो वही बात हो गई। और जिन लोगों को आज अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? कपिल सिब्बल। आज अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे ए राजा की पार्टी के अध्यक्ष। आज अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लालू यादव के बेटे। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लालू के बेटे से, ए राजा की पार्टी से और कपिल सिब्बल से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर राजनीति करनी है, तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी बनाई क्यों थी? इसकी रचना क्यों की गई थी? इससे बड़ा विश्वासघात जनता के साथ और क्या हो सकता है कि आज आप लालू के बेटे और कपिल सिब्बल और ए राजा की पार्टी का सर्टिफिकेट लेके खुद को ईमानदार साबित कर रहे हो? राजनीति में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो जनता देती है, और जनता ने उनको दिल्ली में 3 बार, 2 बार विधानसभा में और 1 बार एमसीडी में सर्टिफिकेट दे दिया है। पंजाब की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है, 40 लाख लोगों ने उनको गुजरात में सर्टिफिकेट दे दिया। तो जनता के सर्टिफिकेट के हिसाब से तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मोदी जी को मिला हुआ है ना। ठीक है, सही बात तो है। फिर इसके बाद तो फिर केजरीवाल की जुबान बंद हो जानी चाहिए थी। ये बदतमीजी क्यों हो रही थी? अशिष्टता क्यों हो रही थी? ये भद्दी भाषा का इस्तेमाल, ये गाली गलौच, ये कहां से आ गई? अगर इसी सर्टिफिकेट की, खाली जनादेश के सर्टिफिकेट की बात करें, और दूसरा सर्टिफिकेट अदालतों से मिलता है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अदालतों की परीक्षा से भी पास होकर निकले हैं। उनके समय पे कोई काले कपड़े पहन के सड़क पे नहीं उतरा जब ईडी और जब उनके ऊपर सीबीआई जांच कर रही थी और उनके ऊपर घंटों घंटों पूछताछ हो रही थी, तब उन्होंने कभी आरोप नहीं लगाए। चुपचाप जांच का सामना करने के बाद, बेदाग साबित होने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि उस प्रक्रिया में क्या हुआ था। और आपने गिरफ्तारी होने से पहले ही रोज का तमाशा शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कें रोज जाम कर दी गई कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। सामना कीजिए ना जांच का। बेदाग अगर बाहर आएंगे तो हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन लोग तो अब उल्टा कह रहे हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेंगे और अरविंद केजरीवाल जी भूल गए मनीष सिसोदिया जी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो सबसे छोटा घोटाला है जो सामने आया है, शराब का घोटाला। इसके अलावा जो ब्लैक मनी के केस की जांच हो रही है, हवाला की जांच हो रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों आरोपी हैं, वो इससे बड़ा मामला है। और उससे भी बड़ा मामला है स्नूपिंग का, अनऑथराइज तरीके से जासूसी का। और जिस दिन उस जासूसी के डिटेल सामने आए कि जासूसी कराई किसकी जा रही थी, उस दिन आम आदमी पार्टी के ही बहुत सारे नेता, विधायक और सांसदों के पैर के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। तो ये एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे थे। अब इनका नेटवर्क तोड़ा जा रहा है, उसकी फड़फड़ाहट है जो पूरे देश में दिखाई दे रही है। केजरीवाल साहब का तो नाम कहीं नहीं है ना। मनीष सिसोदिया ने अगर चोरी की और सत्येंद्र जैन ने अगर चोरी की, तो क्या केजरीवाल की मर्जी के बगैर की होगी? क्या पूरे देश में कोई भी इस बात को मान सकता है? और उन्हीं दोनों को आपने सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट दे रखे थे,
उन्हीं दोनों को आपने अपने दाएं और बाएं हाथ पे बैठा के रखा हुआ था, सारी शक्तियां उनको दे रखी थी और दोनों चोर साबित हो रहे हैं, दोनों का भ्रष्टाचार साबित हो रहा है और आप बेदाग हैं। ये संभव है क्या? ये हो सकता है क्या? तो इसमें से दो बातें निकलती हैं, या तो आप अक्षम हो, असफल हो, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं थी तो कुर्सी छोड़ दो, और या फिर आप भ्रष्ट हो। देखिए जीत तो ये लड़ाई तो नैरेटिव की है। उनका नैरेटिव ये है कि हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। आप लाख कहते रहें कि भाई ठीक है, अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक अदालत किसी निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए तब तक तो वो यही कहेंगे ना कि भाई ये तो जाती हुई है हमारे साथ। मैं तो खुद भी यही कह रहा हूं, कहने दो उनको। अदालत निष्कर्ष पे पहुंच रही है, अदालतों की टिप्पणियां सामने आ रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, साक्ष्य सामने आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ होगा वो अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। असंभव है। मैं नहीं कह रहा, ये देश में सड़क में चलते हुए किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लेना कि मनीष सिसोदिया ने चोरी अगर की तो क्या केजरीवाल की मर्जी के बगैर की होगी क्या? और विजय नायर कौन है? सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना, विजय नायर कौन है? विजय नायर मनीष सिसोदिया के कहने पे काम करते हैं या केजरीवाल के कहने पे काम करते हैं? आम आदमी पार्टी के जिन लोगों से भी आप जानते हो उनसे कभी आप पूछना विजय नायर कौन है। शराब घोटाले में उनका नाम बहुत ऊपर लिया जा रहा है। विजय नायर अगर पैसे की डील करेंगे तो केजरीवाल के कहने पर करेंगे, सिसोदिया के कहने पे नहीं करेंगे। सिसोदिया को तो फोन भी नहीं उठाएंगे। और अगर विजय नायर को मेन ऑपरेटिव पंजाब की सरकार का सुपर बॉस बना के बैठाया हुआ था चंडीगढ़ में, इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को मिल रही होगी, कोई रिलैक्स हुआ होगा तो वो भगवंत मान जी रिलैक्स हुए होंगे कि उनके ऊपर से उनका सुपर बॉस हट गया। वरना विजय नायर सुपर बॉस बन के पंजाब में बैठे हुए थे केजरीवाल के माध्यम से सरकार चलाने के लिए। ये बहुत इस वक्त आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के बाद नंबर 2 विजय नायर थे। पैसे का लेन देन करना, ट्रांसफर, पोस्टिंग डिसाइड करना, ये काम विजय नायर करते थे और आज वो अंदर है। अभी इन चीज़ों के जब तथ्य सामने आएंगे देश की आंखें खुल जाने वाली हैं। ये एक माफिया की तरह ऑपरेट करने वाला गैंग था जिसके अब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है और एक गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं कि जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक झूठ बोलेंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक झूठ बोलेंगे और लगातार 100 बार झूठ बोलेंगे। उस झूठ का खेल हम लोग देख रहे हैं। आपको आम आदमी पार्टी का खैर आप तो कहेंगे कि नहीं है भविष्य, लेकिन अब वो कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 में उन्होंने कहा कि हम देश भर में अब विस्तार में चुनाव लड़ेंगे और पंजाब और गुजरात की बात जाहिर है उनके हौसले तो बुलंद हैं। तो लड़ना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ लड़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छी इनकम होती है जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। लगभग ज़्यादातर सीटों पे जमानत जब्त करा के अच्छा पैसा सरकार के खजाने में दे के जाते हैं और देश भर में इस प्रकार का पैसा देने वाली कुछ पार्टियाँ चाहिए जिनकी जमानतें जब्त हों। लेकिन अगर आप भविष्य की बात करें तो मैंने ये पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ और मैं पुनः इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का एकमात्र भविष्य अंत में तिहाड़ जेल के अंदर है। वहीं पर ही अरविंद केजरीवाल का भी और इनके भ्रष्टाचार और लूट के तंत्र की राजनीति का अंत में जेल के शिक्षों के पीछे ही होगा। उससे पहले इन्हें जो भी खेल करना है ये कर सकते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कपिल मिश्रा जी, और आपका हिंदू इकोसिस्टम, उसका उद्देश्य क्या है आपने बताया है। आप कह रहे हैं कि आप खुलकर कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की मदद के लिए काम करते हैं, आप हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू परंपराओं की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें आपने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे मंच पर आने के लिए। सवाल तो बनता है पर सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।